कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैसे होता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर हम लोग कोई प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं तो वो क्या होता है। डेट, इक्विटी, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अर्निंग पर शेयर मॉडल रेशियो, अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये आज हमारा कॉन्सेप्ट, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Cost of capital refers to the minimum rate of a return a business must earn on its investment to maintain its market value and attract fund. Cost of capital ऐसा minimum rate of return है जिसे बिजनेस को अर्न करना पड़ता है अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए और फंड को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिजनेस में। तो ये कैसे काम करता है। अब बेंचमार्क रेट, यह एक बेंचमार्क रेट की तरह काम करता है इन कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन। जो हमारे कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन होते हैं, एनपीवी है, आईआरआर है, इन सब में ये बेंचमार्क रेट की तरह काम करता है। अ मीजर ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन कैपिटल एल्सवेयर। ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी बताता है। अगर हम अपने कैपिटल को कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके सब चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, और हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही बेस बना के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। अगर आईआरआर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तब हम लोग उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ के साथ ये वैल्यूएशन में काम आता है। इसके थ्रू हम लोग जो प्रोजेक्ट है उसको फ्यूचर में होने वाले सारे कैश फ्लोज को देखते हुए उसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं हमें डेट और इक्विटी का क्या पोर्शन रखना चाहिए, और साथ के साथ ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी करता है। ये एक्चुअल रिटर्न विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये परफॉर्म देखता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और एक्चुअल रिटर्न है इनके दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या ये सच में अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कौन कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइप होते हैं। पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हमारी क्या होती है, एक कॉस्ट जो होती है दूर एकदम साफ साफ दिखाई देती है, जैसे इंटरेस्ट है या लोन है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने अगर कोई लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, क्योंकि ये हमें पूरी तरीके से विजिबल होती है। दूसरी हमारी है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस वन। हाँ, दूसरी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर तीसरी हमारी होती है एवरेज कॉस्ट, जिसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट कंसीडरिंग ऑल कैपिटल सोर्सेज। जो हमारे ऑल कैपिटल के जितने भी सोर्स हैं उन सबको कंसीडर करके जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। फिर आती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमें दिखाती है कि अगर हम एक और एडिशनल रुपया लेके आएंगे तो उसके लिए हमें जो कॉस्ट देनी पड़ेगी उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। फिर हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला है हमारा इक्विटी शेयर्स, कि अगर इक्विटी के रूप में हम लोग कैपिटल लें, डेट के रूप में कैपिटल लें, प्रेफरेंस शेयर के रूप में लें या रिटेन अर्निंग के रूप में लें। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट प्रोसीड। अब इन सबको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेट प्रोसीड होता क्या है। नेट प्रोसीड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड आफ्टर ऑल डिडक्शन। नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि जो हमें मनी रिसीव हुई है आफ्टर ऑल डिडक्शन, सारे डिडक्शन को हटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रोसीड। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रोसीड इक्वल टू ग्रॉस प्रोसीड्स माइनस डिडक्शन। जितना भी हमारा ग्रॉस प्रोसीड आया उसमें से डिडक्शन को हटा देंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक कंपनी है, उसने क्या किया है, कंपनी इशूज शेयर्स एंड रेजेस 1 लाख रुपया बट पेज 5000 एज अंडर राइटिंग कमीशन। 5000 रुपये उसने अंडर राइटिंग कमीशन की तरह खर्च कर दिए और 2000 रुपये उसने लीगल फीस में दे दिया। तब उसका नेट प्रोसीड क्या होगा, नेट प्रोसीड इक्वल टू ग्रॉस प्रोसीड। ग्रॉस प्रोसीड हमारा 1 लाख का है माइनस डिडक्शन, डिडक्शन हमारा 5000 और 2000 7000, तो हमारे पास नेट प्रोसीड कितना है 93000। अब इस नेट प्रोसीड को हम लोग आगे जितना भी चीजें पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे इसको यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट। जब हम कोई डेट लेते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आती है। अगर हमने कॉस्ट ऑफ डेट को बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। अगर हम लोग टैक्स के बाद में देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू
इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। यहाँ पे आई डिनोट करता है इंटरेस्ट को, नेट प्रोसीड एनपी डिनोट करता है नेट प्रोसीड को, और टी करता है टैक्स रेट को। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल होता है। इंटरेस्ट जो होता है उस पर हमें टैक्स की छूट मिल जाती है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डेट। अगर डेट का जो कॉस्ट होता है वो धीरे धीरे हमारा कम हो जाता है। आगे हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनपी। अब हम लोग देखते हैं कि केपी क्या डिनोट करता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, डीपी डिनोट करता है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड को, एनपी डिनोट करता है नेट प्रोसीड को। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते हैं, हेंस नो टैक्स एडजस्टमेंट। इस वजह से कोई भी टैक्स का एडजस्टमेंट हमें नहीं मिल पाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, ऐसा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा जो लिया जाता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द बिजनेस। जब कोई इक्विटी शेयर होल्डर अपनी कैपिटल को बिजनेस में लगाता है तो वो जो रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट द कंपनसेशन। ये कंपनसेशन को रिफ्लेक्ट करता है द मार्केट डिमांड्स, जो मार्केट डिमांड करती है एक्सचेंज फॉर ओनिंग द एसेट। जो क्या दिखाता है, जो अगर हमने कोई मार्केट में एसेट ले रखा है तो उसके लिए जो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको रिफ्लेक्ट करता है। एंड बियरिंग द रिस्क ऑफ ऑनरशिप, और हम लोग जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए जो हमें ऑनरशिप का रिस्क होता है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। व्हाई इट इज इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इट रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर शेयर होल्डर्स। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है वो दूसरा शेयर अगर ले ले तो उसके लिए उसकी क्या अपॉर्चुनिटी है इसको भी शो करता है। दूसरा होता है यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट टू एवेल्युएट इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट। अगर जो हम कोई प्रोजेक्ट में इक्विटी का कितना पोर्शन ले रहे हैं उससे रिलेटेड ये डिस्काउंट रेट को भी शो करके हमें बता देता है कि हमें कितने डिस्काउंट तक दे सकते हैं प्रोजेक्ट में इक्विटी को। हायर द परसीव्ड रिस्क, इसमें क्या होता है, परसीव्ड रिस्क हायर होता है, हायर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एजम्पशंस क्या होते हैं। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इसके क्या क्या एजम्पशन है। पहले क्या है, इन्वेस्टर्स आर रैशनल एंड रिस्क एवर्स। क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं और रिस्क एवर्स होते हैं। द मार्केट इज इफिशियंट, मार्केट इतना इफिशियंट होता है कि वो आपको प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा हुआ है उससे बेटर रिटर्न दे सकता है। दीज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये हमें बताता है कि रिस्क और रिटर्न में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब होता है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। आगे हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, या इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये होता क्या है, जब एक कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे करती है, जब एक कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेमेंट करती है तब जो हम इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड 1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी। यहाँ पे D1 के डिनोट करता है, D1 डिनोट करता है डिविडेंड एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। 1 का मतलब है नेक्स्ट ईयर में जो हमें डिविडेंड मिलने वाला है उसको शो करता है। P0 जो होता है करंट मार्केट प्राइस, P क्या डिनोट करता है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। 0 यहाँ पे लगा है इसका मतलब ये करंट है, 1 यहाँ पे लगा हुआ इसका मतलब है अगले एक साल में, और जी जो होता है हमारा ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। जो हमारा ग्रोथ रेट होगा उसको डिनोट करता है ये हमारा जी। अब इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, दिस मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट। ये मेथड हमारा मान के चलता है कि जो डिविडेंड है वो आज नहीं तो ये मॉडल मान के चलता है कि जो डिविडेंड है हमारा धीरे धीरे करके ग्रो करेगा।
अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, दिस मॉडल एज्यूम दैट डिविडेंड ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट, वही बात, सुटेबल फॉर मैच्योर कंपनीज विद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। जो मैच्योर कंपनी है, जो डेवलप्ड कंपनीज हैं, उनके लिए ये विद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज के लिए ये बहुत ही बेटर होता है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, ऐसा हमें पता चला एक कंपनी है जो रन कर रही है, बहुत अच्छी कंपनी है, जो मैच्योर कंपनी है, उसका हमें पता चला है कि एक कंपनी एक्सपेक्टेड डिविडेंड, उसका जो डिविडेंड मिलेगा अगले साल वो 5 रुपया है, और उस कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है। डिविडेंड ग्रोथ रेट 6% है। और हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम लोग अपने फॉर्मूले में रख देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। यहाँ पे हमने रख दिया D1 हमारा कितना दिया हुआ है, डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर 5 रुपीज़, मार्केट प्राइस कितना दिया है 100 रुपीज़, और ग्रोथ रेट कितनी दी है 6%। हमने कैलकुलेट किया और हमें एक वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई 11% या 11%। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा मेथड, जिसका नाम है अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ईपी मेथड, इसको बोलते हैं ईपी मेथड। ये कब कब इस मेथड का यूज करते हैं हम लोग, जब डिविडेंड रेगुलरली पे ना किया जा रहा हो या डिविडेंड ना पे किया गया हो, उस समय पे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ ई डिनोट करता है अर्निंग पर शेयर को, पी डिनोट करता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब ये क्या है, एज्यूम करके जाता है ऑल अर्निंग बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स। इसमें हम लोग मान के चलते हैं जितनी भी कंपनी की अर्निंग हुई है वो सारी की सारी शेयर होल्डर्स की होती है। कंपनी री इन्वेस्ट, कंपनी क्या करती है, जो अर्निंग हुई है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है तो उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, या फिर डिविडेंड भी नहीं देंगे, उसको पूरी तरीके से री इन्वेस्ट कर देंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर जो है 15 रुपये है, उसका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 120 रुपये है। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। हमने उस फॉर्मूले में रख दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू EPS डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। हमने कैलकुलेट किया और हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 12.5% है अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड में। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैपम। कैपम क्या होता है, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज अ मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको ये मॉडल क्यों यूज किया जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ अ सिक्योरिटी के एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन इट्स सिस्टमैटिक रिस्क। इसके सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करते हुए जब हम लोग सिक्योरिटी के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हम लोग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज करते हैं। यह हमें क्या दिखाता है, इट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल रिलेशनशिप। यह एक थ्योरेटिकल रिलेशनशिप डेवलप करता है रिस्क और रिटर्न के बीच में, एंड हेल्प करता है एस्टिमेट करने में हाउ मच रिटर्न इन्वेस्टर्स रिक्वायर। इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न रिक्वायर होगा फॉर टेकिंग अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। एक जितना रिस्क है कितने लेवल तक वो लिया जा सकता है एक इन्वेस्टर के द्वारा। आगे हम लोग इसका एक फॉर्मूला को देखते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला होता है, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू रिस्क मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। इसको देखो यहाँ पे के ई डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को या एक्सपेक्टेड रिटर्न को, आर एफ डिनोट करता है रिस्क फ्री रेट को, रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न, ठीक है। आर एम डिनोट करता है हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न को, बीटा हमारा सिक्योरिटी रिस्क को या सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, आर एम माइनस आर एफ जो हमारा मार्केट रिस्क और रिस्क फ्री रेट का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, जब हमारा मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट के बीच का डिफरेंस ही हमारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू एक एक समझते हैं। रिस्क फ्री रेट क्या होता है,
रिस्क फ्री रेट रिटर्न ऑन अ रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग कोई बिना कोई रिस्क की इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लोग गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड ले लें उसमें कोई रिस्क नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क फ्री रेट। अब मार्केट रिटर्न क्या डिनोट करता है? एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल मार्केट। जो हमारा ओवरऑल मार्केट है उससे जो हमें रिटर्न मिलने वाला है उसको जब हम लोग उसको हमने डिनोट किया है किससे? मार्केट रिटर्न या आरएम से। बीटा हमारा सिस्टमैटिक रिस्क को शो करता है, मेजर्स अ स्टॉक सेंसिटिविटी टू मार्केट मूवमेंट। जो मार्केट के मूवमेंट से स्टॉक की सेंसिटिविटी होती है उसको मेजर करता है हमारा बीटा। आरएम माइनस आरएफ मतलब कि रिस्क मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेड फॉर मार्केट रिस्क। आगे हम लोग देखते हैं कि इंट्यूशन बिहाइंड सीएपीएम। जो हमारा कैपम है, इसको हम लोग कैपम भी बोलते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका इंट्यूशन क्या होता है? इन्वेस्टर नीड कंपनसेशन। इन्वेस्टर को कंपनसेशन चाहिए होता है अपने पैसे को लगाने का। जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने पढ़ा था, वैसे ही सेम टू सेम इन्वेस्टर्स को कंपनसेशन चाहिए होता है, जो उनको रिस्क फ्री रेट के थ्रू तो मिलता ही मिलता है। अगर वो रिस्क भी लेते हैं तो उन्हें रिस्क प्रीमियम के थ्रू भी जो है रिटर्न मिलता है। उसी को यही सारी चीजें हम लोग कंपनसेशन के रूप में इन्वेस्टर्स को पे करते हैं। अब देखते हैं कि हाइयर बीटा, ये जो बीटा लिखा हुआ है, जितना ज्यादा बीटा होगा, जितना ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क होगा, उतना ही ज्यादा रिटर्न भी इन्वॉल्व होगा। मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न। अब हम लोग देखते हैं कि बीटा क्या है। हम लोग बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बीटा क्या है। बीटा बीटा समझते हैं इसको। बीटा मेजर्स द वोलेटिलिटी। बीटा क्या करता है? वोलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक को मेजर करता है टू द मार्केट। मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है बीटा उसको मेजर करता है। अगर बीटा इक्वल टू 1 तो सेम वोलेटिलिटी एज द मार्केट। मतलब कि जैसा मार्केट में वोलेटिलिटी है वैसा सेम का सेम कैसे रहेगी? सिस्टमैटिक रिस्क में भी रहेगी। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी और रिस्क बहुत ज़्यादा, वो मार्केट की अपेक्षा जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है उनकी उनकी कंपेरेटिवली ये ज़्यादा रिस्की होगा। अगर बीटा लेस देन 1 है तो ये लेस वोलेटाइल मार्केट को डिनोट करता है। अगर बीटा हमारा लेस देन 0 है तो इट मीन्स अगर मार्केट हमारा अपर साइड चलेगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या शेयर है वो उसके जस्ट अपोजिट साइड मूव करेगा। अब हम लोग जरा कैपम को कैलकुलेट करने का टेक्निक देखते हैं। कैपम के थ्रू हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट है या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर रिस्क फ्री रेट जो है 6% दिया है, मार्केट रिटर्न रेट हमारा जो दिया है 12% दिया है, साथ में सिस्टमैटिक रिस्क या बीटा हमारा 1.5 दिया है। अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। हमने पूरे इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किया और हमें वैल्यू मिल गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा आ गया 15%। सो द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट a 15% रिटर्न टू कंपनसेट फॉर द रिस्क ऑफ द स्टॉक। मतलब जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है 15%, तो एक इन्वेस्टर मान के चलेगा कि उसको कंपनसेशन के रूप में मिलना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन का ग्राफ होता है, कैसे ही काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। एक ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे अंडर वैल्यू सिक्योरिटी, और इसके नीचे की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे ओवर वैल्यू सिक्योरिटी। और जो हमारी ये लाइन दिखाई दे रही है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये हमारी करेक्ट वैल्यू को डिनोट करेगी। अब हम लोग कैपम के थ्रू क्या देखते हैं? कैपम कैन बी शोन ग्राफिकली। जो हमारा कैपम हमने अभी लास्ट में पढ़ा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसको हम लोग ग्राफिकल रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इट शोज, ये हमारा जो क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस पे हमारा दिखाई देता है बीटा। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे बीटा से डिनोट किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। और इधर जो हमारा आरएफ दिखाई दे रहा है या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाई दे रहा है। एसएमएल स्टार्ट एट आरएफ, मतलब जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है वो आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट से ऊपर को मूव करती हुई दिखाई देती है।
जो SML क्या होता है, स्टॉक बिलो SML। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, मतलब कि जो अगर हमारा स्टॉक है, अगर उसका अंडर वैल्यू, अगर ये वो हमारी ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है, इट मीन्स ये अंडर वैल्यू है। तो मतलब इस इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा अंडर वैल्यू है, अगर उसको हम परचेज कर ले तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए ये हमारा गुड डिसीजन होगा, गुड इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर हमारा ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन से नीचे होगा, इट मीन्स इट इज अ अंडर वैल्यू सिक्योरिटी। इट मीन्स इस पे हम ज़्यादा ये हमारे लिए बैड इन्वेस्टमेंट होगा। ये ओवर वैल्यू सिक्योरिटी, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का था, उसमें हमने 12 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो फ्यूचर में हो सकता है उसकी प्राइस अपनी करेक्ट प्राइस पे आ जाए, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, उस पर हमारा बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग एक क्विक रिकैप में देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमारी रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट होती है और अपर साइड को मूव करती है। एक्स एक्सिस पे हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क बीटा को डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिनोट करते हैं। और जो हमारी रिस्क सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन के जो ऊपर वाले प्रोडक्ट जो इन्वेस्टमेंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे अंडर वैल्यू सिक्योरिटी, और ये हमारे लिए गुड इन्वेस्टमेंट होते हैं। जो हमारे सिक्योरिटी मार्केट लाइन के नीचे के इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवर वैल्यू सिक्योरिटी, और ये हमारे लिए बैड इन्वेस्टमेंट होते हैं। और जो हमारी ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है, इस पे हम लोग को करेक्ट वैल्यू सिक्योरिटी मिलती है। नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अफेक्ट करते हैं। पहला तो रिस्क फ्री रेट, जितना ज्यादा रिस्क फ्री रेट होगा उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। जितना ज्यादा मार्केट प्रीमियम होगा उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। जितना ज्यादा हमारा सिस्टमैटिक रिस्क होगा उतना ज्यादा से ज्यादा ही हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। अब बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और डिविडेंड पॉलिसी, हायर डिविडेंड ग्रोथ कैन रेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपने डिविडेंड को ग्रो करके पे करेंगे, डिविडेंड देंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। आफ्टर distribution of dividend, the amount which is remain with us called retained earning, उसको हम लोग retained earning बोलते हैं। जो हमारा retained earning होती है उसकी क्या कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट ऑफ retained earning हम जो ले रहे हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अगेन उसकी क्या कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट ऑफ retained earning इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। यहाँ रिटेन अर्निंग बिलोंग टू द शेयर होल्डर, सो द कॉस्ट is equal to the shareholders expect to earn elsewhere। मतलब कि ये रिटेन अर्निंग जो होती है वो हमारे शेयर मार्केट के शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो मतलब कि ये जो शेयर होल्डर के हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जो इतनी वैल्यू होगी उतना ही वैल्यू सेम टू सेम हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की होगी। तो इसका फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम डिट्टो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर या 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर डिवाइडेड बाय मार्केट शेयर ऑफ द करंट ईयर प्लस ग्रोथ। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। WACC हमारा रिप्रेजेंट करता है द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, जो कंपनी क्या करेगी, पे करेगी टू इट्स वेरियस कैपिटल प्रोवाइडर। जो कंपनी में बहुत सारे कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं उनमें जो ये एवरेज रेट कितना वो पे करेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इंक्लूड इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमने कुछ पैसा अपने बिजनेस के लिए इक्विटी शेयर होल्डर से लिया होगा, कुछ डेट होल्डर से लिया होगा, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया होगा। इनका जो वेटेड बाय देयर प्रोपोर्शन, उनके वेटेड एवरेज, उनके वेट से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसी को हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज यूज्ड, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, अ डिस्काउंट रेट इन कैपिटल बस्टिंग। जब हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कर रहे होते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते समय, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते समय, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते समय, जब हम लोग डिस्काउंट रेट की बात करते हैं तो वही हमारा वहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी काम करता है। इट आल्सो हेल्प इन measure the minimum acceptable return for investment project। जो हमारा ये क्या दिखाता है कि मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न होना ही चाहिए अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज द टूल टू एवेल्युएट फर्म वैल्यू एंड प्रोजेक्ट रिस्क।
ये हमारी फर्म वैल्यू को एवेल्युएट करने में और प्रोजेक्ट के रिस्क को बताने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू WE वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी इनटू cost of equity, weight of debt into cost of debt into 1 minus tax plus weight of preference share into cost of preference share। यहाँ पे WE हमारा जो डिनोट कर रहा है वेट ऑफ इक्विटी को, WD हमारा डिनोट कर रहा है वेट ऑफ डेट को, WP डिनोट कर रहा है वेट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल को, KE हमारा जो डिनोट कर रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। जो हमारा KE है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट कर रहा है, और KD हमारा जो है कॉस्ट ऑफ डेट को डिनोट कर रहा है, और KP जो हमारा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को डिनोट कर रहा है, T हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट को डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो फार्मूला होता है WACC इक्वल टू WE इंटू KE प्लस WD इंटू KD, और यहाँ पे हम लोग टैक्स आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो 1 माइनस टैक्स डिडक्टेबल इन प्लस WP इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग एक एक इनके जो कंपोनेंट्स हैं वही जो हमने लास्ट में समझा। WE डिनोट करता है मार्केट वैल्यू वेट ऑफ इक्विटी, जो हमारी मार्केट वैल्यू है वेट ऑफ इक्विटी को उसको डिनोट करता है। KE हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, WD हमारे मार्केट वैल्यू कॉस्ट वेट ऑफ डेट को डिनोट करता है, KD हमारा इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर टैक्स बेनिफिट को डिनोट करता है, कॉस्ट ऑफ डेट को दिखाता है, WP हमारा प्रेफरेंस शेयर के वेटेड को दिखाता है, KP हमारा दिखाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को दिखाता है। एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एज्यूम करके रखते हैं हम लोग कि एक कंपनी है जो उसका 30% टैक्स रेट है, कंपनी को कितना 30% टैक्स रेट पे करती है। अब उसमें क्या है, तो उसने 3 तरह से कैपिटल ले रखा है, एक इक्विटी के फॉर्म में, दूसरा डेट के फॉर्म में, तीसरा प्रेफरेंस के फॉर्म में। इक्विटी का जो उसका अमाउंट है वो 500 है, उसके लिए उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 12% दी हुई है। उसका वेटेज कितना है, जो पूरा कैपिटल है, कैपिटल के अंदर इक्विटी का पोर्शन हमारा जो है 50% है, डेट का पोर्शन हमारा 30% है, उसका अमाउंट 300 लाख रुपीस है, और उस पर कॉस्ट हमारी 8% है। प्रेफरेंस शेयर जो हमारे हैं उसका अमाउंट हमारा जो है 200 है, और वेटेड एवरेज जो है 20% है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना 10% दिया हुआ है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का WE इंटू KE प्लस WD इंटू KD इंटू 1 माइनस टैक्स डिडक्टेबल ब्रैकेट 1 प्लस WP वेटेड एवरेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें हमने सारी वैल्यू रख दी, जितनी भी हमारे पास पीछे वैल्यू दी हुई थी सारी वैल्यू को हमने उठा लिया। वेटेड एवरेज एक एक चीज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास 0.5 इंटू 12 मतलब 0.5 मतलब 50% हमारा क्या दिया हुआ है वेटेड एवरेज दिया है, और हमारे पास जो कितने हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है तो 12% दी हुई है। तो मतलब जो वेट एवरेज दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, WE इंटू KE प्लस WD इंटू KD इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस WP इंटू KP, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.68% आ गया। तो इट मींस द कंपनी मस्ट अर्न एटलीस्ट 9.68% रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई ऑल कैपिटल प्रोवाइडर। मतलब कंपनी को इतना कैपिटल तो हर हाल में ही अर्न करना पड़ेगा सो दैट जिसकी वजह से वो जितने भी कैपिटल प्रोवाइडर हैं उनके इन्वेस्टमेंट को सेटिस्फाई कर सकें, और इसकी वजह से कंपनी आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट ग्रोथ बढ़ेगी, साथ के साथ कंपनी में नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब हम लोग डिस्काउंट रेट के बाद एनपीवी या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते रहे हैं तब वहाँ पे भी हमारा WACC का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट का एवेल्युएट करने में कि हमारा जो प्रोजेक्ट रिटर्न आया है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो हमारा रिटर्न आया है उन दोनों को कंपेयर करने में, वैल्यूएशन करने में, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कितना प्रोपोर्शन डेट, कितना इक्विटी, कितना शेयर होल्डर से लेना चाहिए, कितना हमें प्रेफरेंस शेयर से लेना चाहिए, कितना हमें रिटेन अर्निंग के फॉर्म में यूज करना चाहिए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।
फिर हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस, साथ के साथ ये परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करता है और चेक करके बताता है कि क्या हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बेहतर है। इसको ये चेक करके बताता है और इसलिए हम लोग WACC का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। फैक्टर अफेक्टिंग WACC, जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो WACC को वैक को अफेक्ट करते हैं। पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा डेट उतना बढ़िया टैक्स सील। बट एक 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 पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट से ज़्यादा अगर आप डेट ले रहे हो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और हम लोग एक लैंग्वेज में बोलते हैं डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब डेट ही सबसे सस्ता सोर्स होता है फाइनेंस लेने का। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू होता है हायर इंटरेस्ट रेट, तो हायर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब अगर हमारा ज़्यादा डेट कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा महंगा होगा तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आएगा। अगर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता जाएगा तो हमारा कैपम बीटा भी बढ़ता चला जाएगा। टैक्स रेट, जितना ज़्यादा टैक्स रेट होगा उतना ही कम हमारा क्या हो जाएगा, लोअर आफ्टर टैक्स डेट कॉस्ट, हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और मार्केट कंडीशन वॉलेटिलिटी अफेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, जो वॉलेटिलिटी होती है वो हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को और डेट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब इंटरप्रिटेशन हम लोग देखते हैं कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। अगर हमारा प्रोजेक्ट का रिटर्न वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बेटर है तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारा रिटर्न WACC से कम है तो हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। एंड लोअर वैक फर्म कैन फंड प्रोजेक्ट चीपली, हायर फर्म वैल्यू, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लोअर वैक जितना ज़्यादा कम होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन फंड प्रोजेक्ट चीपली, फर्म जो होता है वो प्रोजेक्ट को बहुत ही चीप तरीके से फंड कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा फर्म की वैल्यू फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। अगर हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा जो कैपिटल को रेज करना होगा वो बहुत ही महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे फर्म की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, पहला है इंटरेस्ट रेट, कि कॉस्ट ऑफ डेट को जो है कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, पहले इंटरेस्ट रेट, अगर हमने कोई डेट लिया है तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है। रिस्क क्या है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। टैक्स पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट हमें करता है और रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ डेट को। इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन रेजेस एक्सपेक्टेशन, अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो जो हमारे जो कैपिटल होते हैं, कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, हायर डेट इक्वल टू चीपर कैपिटल, मतलब कि जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बताया था, जितना डेट क्या होता है, डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर हमारा जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ही सस्ता हमारे लिए कैपिटल होगा, क्योंकि हमारा जो डेट होता है, डेट में हम लोग ऑनरशिप को नहीं देते हैं और साथ के साथ ये टैक्स सील्ड में भी हमें यूज कर लेते हैं। इस वजह से जो हमारा डेट होता है वो चीपर सोर्स होता है। अब हम लोग इसका एकदम समरी देख लेते हैं लास्ट में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज क्रूशियल फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात कर रहे होते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज, ये जितने प्रकार की सोर्सेज होती हैं कॉस्ट की उन सबको इंक्लूड करता है, डेट हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, रिटेन अर्निंग हो, इन सारी चीज़ों को। कैपम हमारा यूज होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए, जहां पे डिविडेंड हिस्ट्री नहीं अवेलेबल होती है वहां पे हम लोग कैपम का यूज कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक हमारी की मैट्रिक होती है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को लेने के लिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरी।